हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईक्यू एजुकेशन। आज मैं आप लोगों के लिए 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज जिसका पार्ट 6 है मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जिसमें जनरल साइंस के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे एसएससी, पीसीएस, आरआरबी, एनडीए, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, स्टेट पीएससी, डिफेंस, लगभग सभी एग्जामों में जिसमें भी बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं जनरल साइंस के सभी क्वेश्चंस में आपके लिए इसमें अटैच किया हुआ हूँ। ठीक है, चलिए सीधा क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर होती है। आप इमेज में देख सकते हैं, इसको बोलते हैं एम्पियर। ठीक है ना। और इनके खोजकर्ता थे एंड्रे मैरी एम्पियर ने। ठीक है ना, जो आपको इमेज में दिख रही होगी, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिजिस्ट थे। ठीक है ना। और इन्हें इलेक्ट्रोडायनेमिक के फादर भी माना जाता है। ठीक है ना, मैरी एम्पियर को, एंड्रे मैरी एम्पियर इनका नाम है, ध्यान रखिएगा। इनका डेट ऑफ बर्थ 1775 से लेकर 1836, यानी 1836 में इन्होंने डेथ की थी और 1775 में इनकी जन्म हुई थी। ठीक है, आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी सभी क्वेश्चन की। वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा और हर वीडियो के साथ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हर वीडियो का अच्छे से एनालिसिस करते हुए मैं आप लोगों के लिए चलूँगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फिर। वेग के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्वरण कहते हैं, जिसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आप सभी को पता होगा, कोई भी स्पीड से वस्तु जा रही हो तो उसको वेग बोलते हैं, और उसमें जब जब परिवर्तन होती है और जितना परिवर्तन होता है उसको ही त्वरण बोलते हैं, जिसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फिर। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, N2O को लाफिंग गैस कहा जाता है, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड की और भी जगह पे प्रयोग होती है, जैसे सर्जरी के रूप में। ठीक है, दंत चिकित्सा में महत्वपूर्ण चिकित्सा के उपयोग में प्रयोग किया जाता है, और एंथेस्टिक्स को दर्द कम करने के लिए प्रभाव किया जाता है। आपको जो इमेज में दिख रही होगी यहाँ पे, ये है N2O के स्ट्रक्चर, देख सकते हैं आप। ठीक है ना, जो डबल एन है वो 3 बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, उसके ऊपर एक प्लस है। ठीक है ना, या प्लस पॉजिटिव चार्ज है, और जो इसका ओ होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी N2O। ठीक है, ध्यान रखिएगा, N2O लाफिंग गैस होती है, हंसाने वाली गैस होती है, और साथ में N2O का प्रयोग सर्जरी, दंत चिकित्सक और दर्द कम करने में प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, बस यही। चलो आगे फिर देखते हैं हम लोग। मोटर रेसिंग में इंजन के पावर आउटपुट को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है, यानी नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो बहुत ही अत्यंत ज्वलनशील भी गैस होती है। ठीक है ना, और ये मोटर गाड़ियों में प्रयोग होता है इंजन के पावर को और बढ़ाने के लिए। ठीक है ना, नाइट्रस ऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है। चलो फिर हम लोग आगे देखते हैं। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है, एक मिनट में देखता है। विल्सन की ग्रंथि जो होती है, एक मिनट फ्रेंड्स, मैं आपको इसको थोड़ी सी, जो यहाँ पे आपको इसका सीधा आंसर ही दिख रहा होगा। ठीक है ना, वृषण ग्रंथि में कौन सा हार्मोन उत्सर्जित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका सी ही है इसमें, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है ना, ये वृषण ग्रंथि से हार्मोन उत्सर्जित होता है। ठीक है ना, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? तो टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष सेक्स हार्मोन होता है। ठीक है ना, जो शरीर के मांसपेशियों को निर्माण करने में मदद करता है और प्रजनन शक्ति उत्तकों को टेस्टिक प्रोस्टेट के विकास को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और क्या होता है जी, इसको हड्डियों और मांसपेशियों में वृद्धि होने में सहायता भी करता है टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन अगर नहीं होती है तो पुरुषों की अपर्याप्त मात्रा में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और बहुत से प्रकार की असमानताएं हो सकती हैं। जैसे आपको यहाँ पे मैं इमेज दिखाता हूँ, जो आपको ये इमेज दिख रही होगी। ठीक है ना, इनके पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत अधिक है और इनके पास नहीं है। ठीक है ना, तो नहीं वाले को क्या होता है, तो यहाँ पे जो इनके मेटाबॉलिज्म में होते हैं जो अधिक हो जाती हैं, और यहाँ पे इबिडो जो होती है, जो यहाँ पे फीमर जो होती है जांग की, वो भी कमज़ोर हो जाती है। और इबिडो मतलब वहाँ की जो मांसपेशियाँ होती है वो कमज़ोर हो जाती है नहीं होने पे। ठीक है ना, और अच्छी होने पे क्या होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है, हैप्पी आदमी रहता है, और जो सेक्सुअल करने की क्षमता होती है वो बढ़ी रहती है। ठीक है ना, और स्ट्रॉन्ग बोन भी होते हैं। ठीक है ना, और प्लेंटी एनर्जी भी होती है, यानी बहुत पर्याप्त मात्रा में एनर्जी भी
शरीर में बनी रहती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी जो वृषण ग्रंथि से कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन का काम क्या क्या होता है। ठीक है, आगे फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पे कौन सी गैस निकलती है। तो सोडियम हाइड्रोजन को कार्बोनेट को गर्म करने पे, जैसे उस पर हीट देने पे CO2 गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। आप सभी को इसको ध्यान रखना, परीक्षा में आते रहते हैं जैसे सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पे कौन सी गैस निकलती है। ठीक है ना, तो इसको सही आंसर होगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसमें एक क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में सूक्ष्म ठोस को भी, जो सूक्ष्म ठोस बर्फ होती है उसको भी कार्बन डाइऑक्साइड ही बोलते हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड का ही बना होता है, सूक्ष्म ठोस बर्फ। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रही होगी। किसी तन्ने हुए रबर में या बैंड में कौन सी ऊर्जा होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी भी जो भी रबर होती है, रबर के जैसे हम लोग इसको तन्ने करते हैं या बैंड करते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, जैसे हम लोग छोड़ते हैं वो फैल जाती है। जैसे रुई के गद्दे में भी स्थितिज ऊर्जा होती है जिसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पे जो आपकी इमेज में दिख रहा होगा, तीर जो धनुष होती है, तीर धनुष में भी जब खींची हुई होती है तो उसमें क्या होती है, उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, या कोई भी भार ऐसे इससे उठाई जाती है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, तो जो मशीन होती है ना, जो भार उठाने वाली, ठीक है ना, जिसको मैसिव बॉल ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन मशीन जो होती है, इसमें भी स्थितिज ऊर्जा ही होती है। या कोई वस्तु या कोई लड़की जो झूला झूल रही होती है तो जो एक जगह खड़ी होती है तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा ही होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे स्प्रिंग में भी स्थितिज ऊर्जा होती है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और आपको P बराबर मैं बताना चाहता हूँ, P बराबर होता है mgh यानी मास गुने ग्रेविटी गुने ऊंचाई। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी का यही सूत्र होता है, P पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। ठीक है ना, और कैनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। भी जहाँ पे होता है वेलोसिटी की स्क्वायर और m होती है मास। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में अच्छे से आ रही होगी। कैनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी मैंने दोनों आप लोगों के बता दिया। आपके एग्जाम में पूछी जाती है जो कैनेटिक एनर्जी बराबर कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितनी होती है, तो अच्छे से आप लोग आंसर दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। किस वस्तु के पौधे को एम्फीबिया वर्ग पौधे कहा जाता है। ठीक है ना, तो अब एम्फीबिया वर्ग का पौधा यानी किसको कहा जाता है, जिसमें मेल फीमेल दोनों होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रायोफाइटो को बोला जाता है। ठीक है ना, थैलेफाइटा, टेरोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है, ब्रायोफाइटा होता है। ठीक है ना, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, मैं आपको इमेज दिखाना चाहता हूँ। ठीक है ना, जो पौधे के वर्गीकरण में क्या होती है। ठीक है ना, पादपों के फर्स्ट नंबर में तो दो तरह के पौधे को हम लोग मानते हैं, एक बीज रहित और एक बीज युक्त। ठीक है ना, जिसको अपुष्पीय पादप और पुष्पीय पादप कहते हैं। ठीक है ना, बीज रहित में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरोफाइटा माना जाता है, और बीज युक्त पौधे में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दो होते हैं। ठीक है ना, इसमें से थैलोफाइटा में शैवाल और कवक आते हैं। ठीक है, और ब्रायोफाइटा में कौन कौन से आते हैं, तो ब्रायोफाइटा एक उभयचर होती है। ठीक है ना, जैसे आप यहाँ पे क्या होता है, उभयचर प्रकृति की होती है और यह लैंगिक प्रजनन के लिए इनको जल की अति आवश्यकता होती है। ठीक है ना, इनको जो अपने प्रजनन करने के लिए अति आवश्यकता होती है जल की। ठीक है ना, आइए मैं इमेज दिखाता हूँ। ये है ब्रायोफाइटा के पौधे हैं जिनको हर्नवर्थ बोलते हैं, लीवरवर्थ बोलते हैं और मोसस बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैं क्लियरली इमेज दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये है ब्रायोफाइटा। ठीक है ना, इस टाइप के इनमें मेल और फीमेल दोनों ही मौजूद होते हैं, जैसे स्पर्म और एग्स दोनों आप बोल सकते हो इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, इसमें जो होते हैं, और इसमें कौन से, इसमें बीज नहीं होती है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जिसमें बीज रहित है ना, जो ब्रायोफाइटा, टेरोफाइटा, ब्रायोफाइटा और थैलाफाइटा में बीज नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बार बार एग्जाम में यही आपके पूछे जाते हैं, जब ब्रायोफाइटा को उभयचर कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, जिसमें एग और स्पर्म दोनों ही होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग फिर देखते हैं। और एक और इमेज यहाँ पर आपको मैं दिखाना भूल गया, ये भी जो आपको तीन टाइप का जो दिख रही होगी इमेज, ए वाली और ए वाली, ये भी सब ब्रायोफाइटा ही हैं, जिसको इसमें मोसिस होती है। ठीक है ना, इनका नाम क्या होती है, मोसिस होगी, और मोसिस के बाद लीवरवर्थ और हर्नवर्थ। ठीक है ना, ब्रायोफाइटा में होती है। चलिए आगे फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितनी होती है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1.003 होती है अपवर्तक सूचकांक, ठीक है ना। निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक वायु की 1.003, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, शरीर में रक्त के अंतर्गत कौन सा भाग पदार्थों का परिवहन करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा करते हैं, ठीक है ना। रक्त में जो पदार्थों का परिवहन होता है वो प्लाज्मा करते हैं। शरीर में रक्त का अंतर्गत जो भी भाग होता है उसमें पदार्थों का परिवहन प्लाज्मा द्वारा होता है और लसिका और WC के द्वारा नहीं होते हैं। और प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। प्लाज्मा क्या होता है, एक तरल पदार्थ होता है जिसमें 90% पानी और प्रोटीन और कार्बनिक लवण होते हैं, ठीक है ना। इनमें घुलनशील रूप में ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वसा, यूरिया, हार्मोन, एंजाइम आदि कुछ कार्बनिक पदार्थ भी इसमें होते हैं प्लाज्मा में, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। प्लाज्मा के प्रोटीन एंटीबॉडी होते हैं जो बीमारियों और संक्रमण के खिलाफ शरीर की रक्षा करते हैं, ठीक है ना। आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा ब्लड का स्ट्रक्चर में दिखा देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों के लिए अच्छी से समझ में आ जाए। जैसे ये आपको ब्लड जो दिख रहा होगा, ठीक है ना। ब्लड में क्या क्या होते हैं, वाइट वेसल्स होते हैं जो यहाँ पे जो इस कलर से दिखते हैं वो वाइट वेसल्स, ये RBC जिसको रेड ब्लड सेल बोलते हैं, और ये वाला जो छोटा सा दिखता है ये प्लेटलेट्स हैं, ठीक है ना, ब्लड में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। और ये तो वेसल्स होते हैं, आप सभी को पता होगा। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इस स्ट्रक्चर को अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा तब बेटर होगा, ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा इमेज में ब्रेक कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ वाइट वेसल्स, आप लोगों को तो यहाँ पे मैंने बता ही दिया, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से इसको देख लीजिए, ठीक है। फिर चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो आपको इमेज दिख रहा होगा रक्त में क्या क्या होते हैं मैं एक बार बताना चाहता हूँ। जैसे होल ब्लड में होती हैं जो भी यहाँ पे ब्लड होती है, इसमें 55% प्लाज्मा और 45% जो भी एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना। एलिमेंट में क्या होते हैं, ल्यूकोसाइट होते हैं और यूरोथोसाइट्स, ठीक है ना। और प्लाज्मा में क्या होता है, 8% प्रोटीन और 91% वाटर होती है और 1% अदर कोई चीज़ होती है जो प्लाज्मा में होती है, ठीक है ना। जैसे अदर मटेरियल बोल सकते हो, ठीक है ना। मैं इसको क्लीन करके दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, तब जाकर आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो ध्यान रखिएगा 55% प्लाज्मा और 45% अन्य तत्व, ठीक है, जिससे ब्लड बनता है, जिसमें RBC, WBC, प्लेटलेट सभी इसमें होते हैं। और प्लाज्मा में क्या होता है, तो प्लाज्मा के 55% में 91% वाटर होता है, प्रोटीन 8% होता है और अदर जो भी चीज़ होगी थोड़ा बहुत वो 1% होती है, ठीक है। और क्या होते हैं 45% में ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स 0.9% होती है और यहाँ पे इर्थोसाइट्स जो है वो 99.1% होती हैं रक्त में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, जो रक्त में किस प्रकार की क्या होती है ना। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो तो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उभयधर्मी है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्मोनियम ऑक्साइड जो होती है एक उभयधर्मी होती है, ठीक है ना। जो आपको इमेज में दिख रहा होगा ये है अल्मोनियम ऑक्साइड, ठीक है। इसका सूत्र होता है Al2O3। यहाँ पे जो रेड कलर से जो दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन है और ये जो दो दिख रहा है वो एल्युमिनियम है, ठीक है ना। तो Al2O3, तो अल्मोनियम के Al और O कितना है 3 है, ठीक है ना, इसलिए इसका सूत्र होता है Al2O3। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जो यहाँ पे इस आपको जो ये वाइट कलर से दिख रहा होगा ये है अल्मोनियम ऑक्साइड, ठीक है ना, ये एक उभयधर्मी है। चलिए फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिपरमाणुविक होती है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस की परमाणुता त्रिपरमाणुविक होती है। क्यों होती है, आइए मैं इमेज दिखाता हूँ। यहाँ पे जो इमेज आपको दिख रहा होगा इसमें जो 3 टाइप की यहाँ पे परमाणु बनी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। इसमें क्या होती है, जो फास्फोरस क्या होता है इसको P4 बोलते हैं। फास्फोरस का अणुसूत्र P4 होता है, ठीक है ना, जिसमें 1, 2, 3, 4 और इधर 4 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। और ये कौन सी किस टाइप का है, तो ये है त्रिपरमाणुविक। यहाँ पे जो आपको इमेज दिख रहा है ना त्रिभुज की आकार का, इसको बोलते हैं त्रिपरमाणुविक, ठीक है। इसकी डिस्कवरी 1669 में हुई थी और हैनिंग ब्रैंडेट
जो है इसकी डिस्कवर करता है। इसमें क्या होता है जी, इसमें वाइट फास्फोरस होता है, रेड फास्फोरस होता है, ब्लैक फास्फोरस होता है और P1 P2 इस टाइप का होता है, ठीक है ना। और इसका जो नाम है तो आप सभी को बात है फास्फोरस से लिया गया है ना, ग्रीक शब्द है फास्फोरस, है ना। और इसका मतलब होता है ब्रिंगिंग ऑफ लाइट, ब्रिंगर ऑफ लाइट। फास्फोरस का ग्रीक शब्द से लिया गया है, इसका मतलब ब्रिंगर ऑफ लाइट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी जो फास्फोरस का त्रिपरमाणु क्या होती है, परमाणुता जो होती है त्रिपरमाणु क्यों होती है, ठीक है ना, क्योंकि त्रिभुज का आकार क्या होता है फास्फोरस। चलो फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फाइबर किस में पाए जाते हैं? तो जो फाइबर होते हैं वो ऑप्शन नंबर सी, सिराओं में पाए जाते हैं, ठीक है ना। आलू, प्याज, शलगम और सेव में फाइबर नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ सिराओं में पाए जाते हैं फाइबर, जो खाद्य पदार्थ होती है। आगे देखते हैं, जर्म सेल यानी रोगाणु सेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो इसमें मात्र 23 ही क्रोमोसोम पाते हैं, 9 तो 23 जोड़े, ठीक है ना। सिर्फ 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है ना, जर्म सेल में, जिसको रोगाणु सेल भी हम लोग कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग फिर, एस्टोमिक सेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? ये भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 23 जोड़े एस्टोमिक सेल में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 23 जोड़ा। बल का समीकरण में होता है, बल का समीकरण क्या होता है? तो आप सभी को पता होगा F बराबर m इंटू ए, यानी मास गुने एक्सेलरेशन होती है बल बराबर, ठीक है ना। फोर्स बराबर क्या होती है? तो F इंटू एक्सेलरेशन इंटू मास, ठीक है ना, तब जाकर बल की परिभाषा निकलती है या बल के समीकरण निकलता है। इसलिए आप इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आती रहती है, ठीक है। आज के लिए बस फ्रेंड्स इतना सा ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डाउट को सब सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और कोई भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।